फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 28वां है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन जो 31 से शुरू हो रहा है। ग्रेवियल आमंड द्वारा प्रस्तुत दबाव समूह के वर्गीकरण में कौन सा नहीं शामिल है? ऑप्शन 1 है संस्थागत समूह, नंबर 2 है गैर संस्थागत समूह, 3 है समुदायात्मक, 4th है गैर समुदायात्मक। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर गैर संस्थागत समूह। गैर संस्थागत समूह जो है ग्रेवियल आमंड द्वारा प्रस्तुत दबाव समूह के वर्गीकरण में शामिल नहीं है और शेष तीनों क्या हैं? शामिल हैं। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। व्याख्या है गैर संस्थागत समूह ग्रेवियल आमंड द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, शेष अन्य को ग्रेवियल आमंड ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने दबाव समूह को 4 भागों में विभाजित किया है। वह कौन कौन से है? पहला नंबर है समुदायात्मक दबाव समूह, 2 पर है गैर समुदायात्मक समूह और 3 पर है दबाव समूह और संस्थागत दबाव समूह 3 पर है और 4th है अप्रतिमान दबाव समूह। तो दोस्तों 4 इन्होंने दबाव समूह को 4 भागों में विभाजित किया है। समुदायात्मक दबाव समूह, गैर समुदायात्मक दबाव समूह, संस्थागत दबाव समूह और चौथा है अप्रतिमानी दबाव समूह। तो इस तरह इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा दलीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? दलीय व्यवस्था कहाँ पे नहीं पाई जा रही है ये बताना है। ऑप्शन 1 है क्यूबा, 2 है चीन, 3 है पोलैंड और 4th है उत्तर कोरिया। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में क्या है? दलीय व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे राजतंत्र है। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान समय में उत्तर कोरिया में राजतंत्री व्यवस्था है, यहाँ दलीय व्यवस्था नहीं है, जबकि पोलैंड बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है और क्यूबा और चीन में एक दलीय पार्टी व्यवस्था है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन रूसो के विचार के अनुकूल नहीं है? कौन रूसो के विचार के अनुकूल नहीं है ये बताना है। लोक संप्रभुता, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, 3 है प्राकृतिक की ओर लौटो, 4th है बहुमत की इच्छा। तो आंसर ये 4th हो जाएगा दोस्तों, बहुमत की इच्छा रूसो के विचार के अनुकूल नहीं है और शेष तीनों क्या है? रूसो के विचार के अनुकूल है। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है महान संविदावादी दार्शनिक रूसो के विचार के अनुकूल बहुमत की इच्छा नहीं है। सामान्य इच्छा के द्वारा ही रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एवं लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन करता है। सामान्य इच्छा के द्वारा ही रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एवं लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन करता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा विवेक की इच्छा होती है जो सदैव जनहित में होती है। रूसो प्राकृतिक अवस्था को आदर्श मानते हुए उसी की ओर लौटने का बात करते हैं। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन संप्रभुता के एक तत्ववादी सिद्धांत का समर्थन नहीं है? निम्नलिखित में कौन संप्रभुता के एक तत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है ये बताना है। ऑप्शन 1 है बेंथम, 2 है ऑस्टिन, 4th है हॉब्स और 3 है हॉब्स, 4th है बार्कर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बार्कर। बार्कर जो है वह संप्रभुता के एक तत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, ये बहुलवादी के क्या है? बहुलवादी के समर्थक है, एक तत्ववादी सिद्धांत के नहीं समर्थक है। बेंथम, ऑस्टिन और हॉब्स जो हैं एक तत्ववादी सिद्धांत के समर्थक हैं। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित
संप्रभुता के एक तत्ववादी सिद्धांत की आलोचना बहुलवादी विचारकों द्वारा की गई है। बहुलवादी विचारकों का मानना है कि राज्य भी अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। बहुलवादी क्या मानते हैं कि राज्य भी अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। अतः संप्रभुता समुदाय की क्या है, विशेषता है, राज्य की नहीं। उनका मानना है कि संप्रभुता जो है समुदाय की विशेषता है, राज्य की नहीं। ये बहुलवादियों का मानना है। इस तरह प्रभुसत्ता एक तत्ववादी न होकर दैत्यवादी है। प्रमुख बहुलवादी विचारकों में बार्कर, क्रैब, लास्की, मैकाइबर एवं लिंडसे आदि हैं। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन 1 है संसद को, 2 है राष्ट्रपति को, 3 है राज्यपाल को, 4 है राज्य विधानसभा को। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य निर्वाचन जो आयुक्त को पद मुक्त कर सकता है। व्याख्या देख लीजिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य स्तर पर एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी नीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जे.एस. मिल के विचार के अनुकूल नहीं है? निम्नलिखित में कौन जे.एस. मिल के विचार के अनुकूल नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन 1 है पारित मताधिकार का समर्थन, 2 है महिला मताधिकार का समर्थन, 3 है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन, 4 है राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन। जे.एस. मिल के विचार के जो अनुकूल नहीं है वो क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन उसके विचार के अनुकूल नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। जे.एस. मिल के विचार के अनुकूल नहीं है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन। जो अनुकूल नहीं है वो क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन। मिल ने अपनी पुस्तक द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में 1859 में प्रतिनिधात्मक मूल संस्थाओं का समर्थन किया है। उसने महिला मताधिकार एवं पारित मतदान का भी समर्थन किया है। व्याख्या दोस्तों एक बार दोबारा सुन लीजिए। जे.एस. मिल के विचारों के अनुकूल नहीं है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन। मिल ने अपनी पुस्तक द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो 1859 में प्रकाशित हुई है में प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का समर्थन किया है। उन्होंने महिला मताधिकार एवं पारित मताधिकार का भी समर्थन किया है। आगे है मिल राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। आवश्यक इसलिए है कि वह व्यक्ति के विकास में सहायक है और बुराई इसलिए है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक आयोग नहीं है? ऑप्शन 1 है योजना आयोग, 2 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 3 है महिला आयोग, 4 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है? संवैधानिक आयोग है। क्वेश्चन था निम्न में कौन संवैधानिक आयोग है? तो वो हो जाएगा 4, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। व्याख्या देखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। किसके तहत प्राप्त है? तो 338A के तहत राष्ट्रीय जनजाति जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।
जबकि योजना आयोग अब नीति आयोग है। कैबिनेट के आदेश द्वारा, ठीक है, कैबिनेट के आदेश द्वारा और राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन अधिनियम द्वारा किया गया है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? तो ऑप्शन 1 है साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से, पूर्ण बहुमत से। आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत से। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत से। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत कार्यपालिका सरकार संसद के निचले सदन जिसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75(3) के तहत कार्यपालिका क्या है? संसद के निचले सदन के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। अतः यदि सरकार लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में केवल साधारण बहुमत से पारित माना जाता है। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, नियुक्त होता है। उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत भारतीय प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, जबकि वह संसद के रूप में निर्वाचित होता है। उसके बाद उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। आगे देखिए, भारत में निष्पादन बजट प्रणाली का आरंभ किस वर्ष किया गया? भारत में निष्पादन बजट प्रणाली का आरंभ किस वर्ष किया गया? ऑप्शन 1 है 1958, 2 है 1968, 3 है 1978 और 4th है 1998। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा 1968। 1968 में क्या किया गया था? तो निष्पादन बजट प्रणाली को आरंभ किया गया था 1968 में। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे, 1968 हो जाएगा। भारत में निष्पादन बजट प्रणाली का आरंभ 1968 में हुआ। निष्पादन बजट का वर्णन सर्वप्रथम अमेरिका के ह्यूबर आयोग में 1949 में किया गया था। इसी सिफारिश के आधार पर 1950 में अमेरिकी बजट प्रणाली में इसे अपना लिया गया। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में विजिगीषु का तात्पर्य है। विजिगीषु का क्या तात्पर्य है ये बताना है। जिसे जीता न जा सके, जो जीत न सके। 3 है जो जीतने की इच्छा रखता है। 4th है जिसने जीत हासिल कर ली है। तो आंसर हो जाएगा जो जीतने की इच्छा रखता है, उसका तात्पर्य होता है विजिगीषु। विजिगीषु को जीतने की इच्छा रखने वाला कहा जाता है। और व्याख्या देखिए इसका, कौटिल्य ने विदेश नीति के संदर्भ में 2 प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला है मंडल सिद्धांत और दूसरा है 60 गुण सिद्धांत। 60 गुण सिद्धांत नीति का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्यों को रखा गया और तथा मध्यवर्ती जो राज्य को विजिगीषु राज्य कहा गया। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्यों को रखा तथा मध्यवर्ती राज्य को विजिगीषु कहा। विजिगीषु राज्य से अभिप्राय जीतने की इच्छा रखने वाला राज्य। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षक से पृथक किया गया? भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षक से पृथक किया गया? ऑप्शन 1 है 1973, ऑप्शन 2 है 1974, ऑप्शन 3 है
1975, फोर्थ है 1976। तो आंसर हो जाएगा 1976। 1976 में लेखांकन को लेखा परीक्षक से पृथक किया गया। व्याख्या देख लीजिए। भारत में 1976 में लेखांकन को लेखा परीक्षक से पृथक कर दिया गया। प्रारंभ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखांकन एवं लेखा परीक्षक दोनों का कार्य सौंपा गया, लेकिन 1976 में इसको पृथक कर दिया गया। अब केंद्रीय स्तर पर लेखांकन का कार्य महानियंत्रक वित्त लेखा द्वारा एवं लेखा परीक्षक कार्य कैग द्वारा किया जाता है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है? किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है? ऑप्शन 1 है हेरोल्ड लासवेल का, ऑप्शन 2 है कैटलिन का, 3 है डेविड स्टर्न का, फोर्थ है चार्ल्स मेरियम का। तो आंसर पहला नंबर हो जाएगा दोस्तों हेरोल्ड लावेस का। हेरोल्ड लावेस का कथन है कि राजनीति प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है। व्याख्या देख लीजिए। हेराल्ड लावेस के अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है। लावेस राजनीति को शक्ति के संदर्भ में देखने एवं समझने के लिए परिमाणीकरण की आवश्यकता में विश्वास करता है और साथ ही राजनीति को एक नीति विज्ञान का रूप भी देता है। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। भारतीय प्रशासन में सावधि प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? भारतीय प्रशासन में सावधि प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? तो वो हुई थी लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन आपका 3 सही रहेगा, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों 3 ऊपर चला गया है, तो ऑप्शन को ध्यान देंगे। ये जो संबंधित है वो लॉर्ड कर्जन से ही संबंधित है। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय प्रशासन में सावधि प्रणाली की शुरुआत 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। सावधि प्रणाली को कार्यकाल पद्धति भी कहते हैं। इसकी निम्न 2 विशेषताएं हैं। विशेषताएं देख लीजिए। भारत सरकार के सचिवालय में कर्मचारियों की भर्ती सीधे न होकर प्रांतों में सेवारत अधिकारियों में से होनी चाहिए। दूसरा है केंद्रीय सचिवालय के कार्यकाल तथा राज्यों में उस पद के कार्यकाल के बीच एक नियमित अंतर बना रहना चाहिए। अगला ऑप्शन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 45 नंबर। उत्तर शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में किसने इतिहास के अंत की अवधारणा का प्रतिपादन किया? ऑप्शन 1 है जॉन राल्स ने, ऑप्शन 2 है फ्रांसीसी फुकुयामा ने, ऑप्शन 3 है हर्टिगटन ने, ऑप्शन 4 है अमर्त्य सेन ने। तो आंसर 2 सही हो जाएगा। फ्रांसीसी फुकुयामा ने इतिहास के अंत की धारणा का प्रतिपादन किया था। व्याख्या देखिए दोस्तों। इतिहास के अंत की धारणा का प्रतिपादन फ्रांसिस फुकुयामा ने किया था। सोवियत संघ के पतन के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया। इस घटना को फुकुयामा ने विचारधारा के अंत या इतिहास के अंत की संज्ञा दी, क्योंकि शीत युद्ध 2 विचारधाराओं, एक ओर पूंजीवादी जिसका नेतृत्व अमेरिका और दूसरी ओर साम्यवादी जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी विचारधारा का अंत हो गया। आगे देखिए। तो दोस्तों अब आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यहीं पे क्या होता है, क्वेश्चन समाप्त होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दें, और आप चैनल पे नए हैं दोस्त तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुभ रात्रि।